हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल और आप सभी का इस बार इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अकाउंटिंग की सीरीज में ही ये वीडियो मैंने बनाई है। अभी तक मैंने आपको अकाउंटिंग में बेसिक से स्टार्ट करके मैंने आपको डिटेल तक बता दिया है कि आप फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा आप उन वीडियोस को भी देखें। आज दोस्तों हम बात करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में नोट डाउन करते हैं और जर्नल में नोट डाउन करने के बाद हम फिर उसको आगे लेजर में, ट्रायल बैलेंस में और फाइनल अकाउंट्स में रह जाते हैं। पर दोस्तों, बिजनेस में कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि कोई एक ट्रांजैक्शन है पर्टिकुलर जिसको आपने फाइनल अकाउंट्स में नोट डाउन नहीं किया, राइट? तो आप क्या करेंगे? आपके जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आप उनको दोबारा से जर्नल में नहीं लिखेंगे। आप सीधे क्या करेंगे, अगर मैं आपको बताऊं, जर्नल के बाद ट्रांजैक्शन कहाँ जाते हैं? लेजर में, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में, फर्दर फाइनल अकाउंट्स में यानी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में आप ट्रांजैक्शन नोट डाउन करते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर कोई ट्रांजैक्शन यहाँ लिखने से रह गया है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ तो आया नहीं है फाइनल अकाउंट्स में, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में उनको एडजस्ट कर देते हैं, उनको नोट डाउन कर देते हैं। उनका जो ट्रीटमेंट होगा वो हम डायरेक्टली यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स में करते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज काफी कैटेगरी की हो सकती हैं दोस्तों। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने एंट्रीज ली हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम में आती हैं, चाहे वो पीजीडीएम का है, एमबीए, एमकॉम, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, या फिर इंटरव्यूज में भी एंट्रीज पूछी जाती हैं। काफी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, जैसे आपकी डिलॉयट है, E&Y, ये काफी फेमस कंपनीज है। वो भी चाहती हैं कि स्टूडेंट्स को बेसिक आना चाहिए और इसके रिगार्डिंग वो ये क्वेश्चंस पूछती हैं। तो आइए 1 बाय 1 बात करते हैं। मैं आपको दोस्तों पहले ये बता देता हूँ, जितनी भी आपका कोई ट्रांजेक्शन है, अगर वो आपका छूट जाता है, लिखने से रह जाता है, तो या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा एक बार, और एक बार वो किस में आएगा, बैलेंस शीट में। तो दोनों ही जगह हम उनको नोट डाउन करते हैं। तो हम सीखेंगे कि कैसे नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये मैंने लिया है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो, क्योंकि जब तक हम अकाउंट क्लोज करते हैं, जब तक हमें क्लोजिंग स्टॉक एग्जैक्टली पता नहीं होता बिजनेस में कितना रह गया है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को बाद में ही लिखते हैं और इनको फाइनल अकाउंट्स में लिखते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, देखिए जहां मैंने ट्रीटमेंट लिखा है वहां मैंने ये बताया हुआ है कि आप उनको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में कैसे नोट डाउन करेंगे। एक तो मैंने ये, दूसरा मैंने आपको ये बताया गया है कि उसकी जर्नल एंट्री अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कैसे करेंगे, और तीसरा मैंने उसको आपको मीनिंग भी समझा रखा है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक तो आई होप सब भी समझते हैं, वो स्टॉक रह जाता है जो अनसोल्ड गुड्स हैं, जो गुड्स बचे हुए हैं, बिके नहीं है, उन्हें क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अब दोस्तों जो मेन टास्क है वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में कहाँ नोट डाउन करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता है 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं इसको, और बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। जो आपकी सेल्स आती है उस सेल्स के नीचे ही आप इसको क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक के नाम से नोट डाउन करेंगे। दूसरा इसका ट्रांजैक्शन दोस्तों बैलेंस शीट में जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों में ही लिखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैं आपको दोस्तों ये बता देता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पूरा एक ही अकाउंट होता है जिसके 2 पार्ट होते हैं। तो ट्रांजैक्शन या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। यहाँ पे एक इसमें आ चुका है ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। दूसरा हम इसको दोस्तों बैलेंस शीट में लिखेंगे, और क्योंकि आपका स्टॉक है, राइट, आपका स्टॉक है मतलब ये आपकी असेट्स है, तो इसलिए इसको हम करेंट असेट्स में यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लिखते हैं। इसलिए मैंने इसको लिख रखा है कि शोन ऑन द असेट साइड एज अ करेंट असेट। तो आई होप आपको क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ चुका है। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं। दूसरा मैंने एडजस्टमेंट लिया है जो इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमारे बिजनेस में भी हमें डील करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंसेस हमें पता है बिजनेस में इनकर करने होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों जो हम कर तो चुके हैं, राइट, मतलब हमने किसी की फैसिलिटी ले ली है पर हमने उसका पेमेंट नहीं किया है दोस्तों। जैसे सपोज कर लीजिए, अगर मैं किसी लेबर से काम तो करा लेता हूं, ठीक है, पर मैं उसका पेमेंट नहीं करता, तो ये मेरे लिए एक्सपेंसेस तो है क्योंकि मैंने किया नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, अभी रह गए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। यानी जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बन के आए हैं, जो हमारी ट्रायल बैलेंस के थ्रू बने हैं, उन ट्रायल बैलेंस में उनको हमने नोट डाउन नहीं किया है। तो दोस्तों अब इनके 2 तरीके हैं, मैं बताया, या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे या बैलेंस शीट में।
तो देखो अगर आपका एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, राइट, वो किस में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका एक्सपेंसेस है, जैसे सपोज कर लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपकी वेजेस है, ठीक है, और वेजेस आपकी किस में आती है दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सपोज कर लीजिए 500 की वेजेस है और पर मंथ की 100 थी, तो टोटल 12 मंथ की कितनी हुई 1200, पर हमने वेजेस कितनी लिखी हुई है ट्रायल बैलेंस में 500 की, हमको ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग, यानी हमें 700 रुपए की वेजेस अभी और देनी है, तो हमारी टोटल वेजेस कितनी हो गई 1200 रुपीज की। तो हम क्या करेंगे, अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है दोस्तों, तो ट्रेडिंग अकाउंट में उसको ऐड कर देंगे जो भी एक्सपेंसेस है उसमें। और अगर सपोज कर लीजिए वो प्रॉफिट एंड लॉस का है, सपोज कर लीजिए अगर मैं कहता आपके ऑफिस का रेंट है, ठीक है, और ऑफिस का आपका रेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑफिस का रेंट है वो आप मान लीजिए 200 रुपीज मंथ है, और मैंने 2000 रुपए तो दे दिए हैं, पर 400 रुपए नहीं दिए हैं क्योंकि 12 महीने के 2400 रुपए हुए, तो मुझे करना होगा एड आउटस्टैंडिंग रेंट 400 और 2400 रुपए इस तरीके से P&L में दिखाने होंगे, ठीक है। तो या तो ट्रेडिंग का खर्चा होगा या P&L का होगा, आप उसी खर्चे में उसको ऐड कर देंगे। मैंने लिख दिया है ऐड टू द कंसर्न्ड एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड, खर्चे डेबिट साइड में ही आते हैं इसलिए आप डेबिट साइड में ही नोट करेंगे। सेकंड दोस्तों, बैलेंस शीट की बात करें तो ये पैसा अभी आपको पे करना है, ये बिजनेस की लायबिलिटी है, ठीक है, तो इसलिए आप बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया है शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, आप लायबिलिटी साइड में उसको शो कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सपोज कर लीजिए दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि जो ट्रायल बैलेंस है उसी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट होती, अगर फाइनल अकाउंट क्वेश्चन के नीचे अलग से एंट्रीज दी होती, एडजस्टमेंट होती, तो उनको या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों में ही लिखते, पर अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो हम कहाँ लिखते दोस्तों, तो आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही लिखते, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते, ठीक है। थर्ड दोस्तों बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो ये अपोजिट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। प्रीपेड, आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रीपेड वाला मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, आप कंपनी को पहले ही 500 रुपए दे देते हैं, आपने 500 रुपए की फैसिलिटी नहीं ली, 500 रुपए का नेट नहीं यूज किया, 500 रुपए की बातें नहीं की, पर आप कंपनी को पहले ही पे कर दिया। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि जब भी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो वो 12 मंथ्स के ही बनाते हैं। अगर अभी हमने आउटस्टैंडिंग की बात की थी, कुछ मंथ्स का रह जाता है, अगर मान लीजिए 7 मंथ के खर्चे दे दिए हैं और 5 मंथ्स के नहीं दिए, तो जोड़ के कितना कर देंगे 12 मंथ्स। अब सपोज कर लीजिए प्रीपेड में आपने क्या करे, आपने 20 महीने के ऑलरेडी खर्चे दे दिए, पर आपको कितने महीने के लिखने होते हैं 12 महीने के, तो 8 मंथ्स के आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तब आपके कितने आएंगे 12 मंथ्स। तो आपको याद रखना है प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which have been paid during the year but not related to that year and you are going to take the benefit but the benefit of which will accrue in the subsequent years, यानी आगे वाले सालों में बेनिफिट आएगा उनका, तो खर्चे अभी से क्यों लिख दें। तो दोस्तों जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे उनको आपने क्या किया था प्लस, इसी तरीके से जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनको आपको डिडक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। अगर ट्रेडिंग का खर्चा है तो ट्रेडिंग में माइनस करेंगे और P&L का खर्चा है तो P&L, यानी इन दोनों में से किसी एक में ही आएगा, ठीक है। और फिर बैलेंस शीट में करेंगे एक दूसरा ट्रीटमेंट इसका, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको एक ट्रीटमेंट या तो ट्रेडिंग और P&L में करते हैं और दूसरा बैलेंस शीट में। और प्रीपेड को क्या करते हैं दोस्तों, माइनस, तो मैं लिख रखा है डिडक्टेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है उसमें से आप माइनस कर देंगे, और P&L का खर्चा है तो P&L में से माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, सपोज कर लीजिए दोस्तों रेंट है, आपका रेंट जो जाता है वो 1000 रुपए महीने जाता है, आपने रेंट 15 महीने का इकट्ठा 15,000 रुपए दे दिया, पर एक्चुअली आपको कितने महीने का लिखना है 12 मंथ का, 12 महीने का कितना आता है 12,000, तो आप क्या करोगे 15,000 में से 3,000 रुपए माइनस करोगे और ये 12,000 रुपए आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने क्या किया, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने डिडक्ट किया दोस्तों, ठीक है। अब बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, आपने पहले ही पैसा किसी को दे दिया एडवांस में, तो इट मींस वो पैसा आपका है और उससे फ्यूचर में आप सर्विस भी ले पाओगे, बेनिफिट भी ले पाओगे। तो बैलेंस शीट में बात करो, ये आपकी लायबिलिटी हो गई या असेट्स। लायबिलिटी तो वो होती है जो हमें किसी को पैसा देना होता है, जैसे हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात की थी, हम कोई सर्विस हम पहले ही पैसा दे चुके हैं और उसका फ्यूचर में बेनिफिट और ले सकते हैं,
तो उसको क्या दिखाएंगे हम, असेट साइड में दिखाएंगे। तो हमने लिख रखा है शोन ऑन द असेट साइड एज अ करेंट असेट, ठीक है। और अगर सपोज कर लीजिए कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है और सीधे ट्रायल बैलेंस में दे रखा है प्रीपेड, तो ट्रायल बैलेंस वाले को कहाँ दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस वाले को दोस्तों आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों फोर्थ बात करते हैं एक्रूड इनकम की। तो देखिए एक्सपेंसेस का अपोजिट क्या होता है, इनकम। इनकम की केस में भी दो कैटेगरी हो सकती हैं, या तो हमको इनकम अभी मिली नहीं है जिसका हमने काम कर लिया है, या हमको इनकम आगे की भी मिल गई है एडवांस में, ठीक है। एक्सपेंसेस में हम देते हैं, इनकम में हमको मिलती है इनकम। एक्रूड इनकम की बात करें बेटा, तो एक्रूड इनकम क्या है, रेफर्स टू दैट इनकम विच हैज बीन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, जिसका आपने काम तो कर लिया पर अभी आपको मिली नहीं है वो इनकम। आपने कोई कमीशन कमा तो लिया पर आपको मिला नहीं है वो कमीशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब अगर दोस्तों देखिए इनकम तो जनरली P&L में ही आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में आती नहीं है। तो देखो आपको कोई चीज मिलनी है अभी इनकम, तो वो आप क्या करोगे, ऐड करोगे उसको। तो इसको बोलेंगे एडिट टू द, जो भी इनकम है कमीशन डिविडेंड जो भी इनकम है आप उसमें ऐड कर दोगे। और इनकम कहाँ आती है P&L में, क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, आपको इनकम अभी मिलनी है, पैसा आपको मिलेगा, तो आपकी असेट है या लाइबिलिटी है, असेट है। तो इसलिए मैं लिख दिया शोन ऑन द असेट साइड एज अ करेंट असेट्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जो भी एडजस्टमेंट होती है उनका मतलब होता है, उनको हमने जर्नल में ही नहीं लिखा जिससे वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आई, पर हम उनको सीधे फाइनल अकाउंट में नोट डाउन करते हैं। और फाइनल अकाउंट दो होते हैं आपके, एक आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आपका होता है बैलेंस शीट। तो इसमें भी लिखा जाएगा और इसमें भी। और इनमें क्या होते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L में डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, तो या तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, और डेबिट और क्रेडिट में आके ऐड होगा या डिडक्ट होगा, तो वो आपको यहाँ लर्न करना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ अनएक्रूड इनकम। जैसे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड थे ना, ऐसे इनकम से रिलेटेड क्या है, एक्रूड और अनएक्रूड। एक्रूड का मतलब क्या होता था, एक्रूड का मतलब होता था हमने इनकम कमा तो लिया पर हमें मिली नहीं है। अनएक्रूड होता है हमने कमाई नहीं है, हमने काम नहीं किया है पर वो हमें एडवांस में मिल गई है। तो मैं लिख रखा है अनएक्रूड इनकम रेफर्स टू दैट इनकम विच हैज बीन, देखो दोस्तों, विच हैज बीन रिसीव्ड बट नॉट अर्न, पर कमाई नहीं है। तो जब हमने कमाई नहीं है तो उसको लिख क्यों रहे हो पहले से ही, तो क्या करेंगे P&L में उसको माइनस कर देंगे, जो भी आपकी इनकम आती है ना क्रेडिट साइड में, उसमें से उसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, आपने कोई चीज कमाई नहीं है और आपको पहले ही मिल गई है, तो ये आपकी लाइबिलिटी है, अभी आप उस पर अपना हक नहीं जमा सकते, ठीक है। तो दैट इज द रीजन वो बैलेंस शीट में कहाँ आती है, शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड एज अ करेंट लाइबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में आपकी जो भी असेट्स होती हैं उन असेट्स की वैल्यू सेम नहीं रहती दोस्तों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पासेज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, बिकॉज ऑफ यूसेज, बिकॉज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, काफी चीजों की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। अब सपोज कर लीजिए आपके पास एक मशीन है और वो मशीन आपने आज खरीदी है 50,000 की, क्या आप इसको हमेशा अपनी बैलेंस शीट में असेट में 50,000 की दिखाते रहोगे? अगर यस तो मैं आपसे कहूंगा 3 साल बाद क्या उसकी वैल्यू 50 ही रहेगी? नो, पर आप तो 50 की दिखा रहे हैं। तो डोंट यू फील बैलेंस शीट आपकी ट्रू पोजीशन नहीं बता रही। पर बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो बिजनेस की ट्रू पोजीशन बताती है। तो हम क्या करते हैं, 50,000 में से अगर मान लीजिए इसमें 5,000 रुपए की घिसावट हो गई है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम ये 5,000 माइनस करके बैलेंस शीट में कितने की दिखाएंगे, 45,000 रुपीज की। तो अब बैलेंस शीट हमारी ट्रू पोजीशन बता रही है। तो अब इसके दो ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो ट्रेडिंग या P&L में और एक बैलेंस शीट में। तो देखो ये जो डेप्रिसिएशन होती है दोस्तों, ये आपका लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। तो सबसे पहले तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट साइड में दिखाओगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में दो होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में क्या आती है आपकी इनकम। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, अभी हमने बात की थी लॉस, तो इसलिए शोन ऑन द डेबिट साइड। डेबिट में अलग से P&L में लिख लोगे डेप्रिसिएशन, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे दोस्तों, मैं बताया आप ये असेट में से माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है। तो शोन ऑन द असेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन। जो भी फिक्स्ड एसेट्स है, डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स्ड एसेट्स पे लग सकती है दोस्तों, जैसे कि मशीन पे लग सकती है, आपकी कार है, आपकी बिल्डिंग है,
प्लांट है, किसी पे भी आपकी डेप्रिसिएशन लग सकती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बिजनेस में एज अ ओनर आपने बिजनेस को पैसा दिया, कैपिटल लगाया, बिजनेस की ये लाइबिलिटी है कि वो आपको आपका पैसा लौटाए। तो अब अगर बात करें, देखिए ये बिजनेस है और ये ओनर है, ये दोनों अलग अलग पर्सन है। ओनर ने बिजनेस को क्या दिया है? कैपिटल। बिजनेस हो सकता है ओनर को उसके बदले उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे। कौन दे रहा है इंटरेस्ट? बिजनेस। और किसको दे रहा है? ओनर। दोनों सेपरेट पर्सन हैं, ठीक है। तो अब बिजनेस की बात करें दोस्तों, बिजनेस जब इंटरेस्ट दे रहा है तो बिजनेस का ही खर्चा है। क्या है ये? खर्चा। तो ट्रीटमेंट इन पी एंड एल, सबसे पहले हम पी एंड एल अकाउंट में लिखेंगे और डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि खर्चे एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? डेबिट में। तो पी एंड एल जब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें अलग से लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी भी इंटरेस्ट होगी। और क्योंकि बिजनेस को ये पैसा ओनर को देना है, बिजनेस की ये लाइबिलिटी है, तो बिजनेस क्या करेगा? अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड कर देगा। तो जो मैं लिखा है शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड बाय वे ऑफ एडिशन टू द कैपिटल। जो भी कैपिटल है बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी जाती है लाइबिलिटी साइड में, उसमें ऐड कर देगा। दोस्तों अगर प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट का डाउट है किसी को, तो मेरे वीडियोस बने हुए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। साथ ही साथ आप अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं मेरे चैनल अंकित फाइनेंस एकेडमी में, तो आप उनको भी देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आइटम कहाँ आता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब दोस्तों आप ये बताओ मुझे ड्राइंग क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइएगा। तो दोस्तों ड्राइंग अगर कैपिटल से हम रिलेट करें तो देखिए मैं आपको दो चीज बताई थी, ये बिजनेस है, ये ओनर है। ओनर बिजनेस को क्या देता है? पैसा। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। अगर सपोज कर लीजिए बिजनेस से पैसा वापस निकाल लेता है, बिजनेस से पैसा किस तरफ जा रहा है? ओनर की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। तो ये मान लो एक तरीके से ओनर अपना पैसा वापस ले रहा है, इसका मतलब वो बिजनेस से उधार ले रहा है। तो अगर वो बिजनेस से उधार ले रहा है तो बिजनेस को उसे इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। तो बिजनेस के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई दोस्तों, ठीक है। तो हमने बता दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मींस द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द सम ऑफ मनी और अदर एसेट विथड्रॉन बाय द ओनर। जो ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है, विथड्रॉ करता है, उसके लिए बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। पी एंड एल में क्या आएगा दोस्तों? बिजनेस के लिए मैं बताई इनकम है, और पी एंड एल में क्रेडिट साइड में आती है इनकम, तो शोन ऑन द क्रेडिट साइड एज अ सेपरेट आइटम। और बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल में से माइनस होती है ड्राइंग, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट को ड्राइंग में या तो ऐड कर दो या कैपिटल में से माइनस कर दो। तो मैं आपको बता देता हूं, या तो बिजनेस में ड्राइंग जो होती है बैलेंस शीट में लिखते हैं, उसमें ड्राइंग में ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद क्या होता है? ये कैपिटल में से दोनों चीजें माइनस हो जाती हैं, डिडक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मैं लिखा है शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में आपके जो डेटर्स हैं, जिनसे आपको पैसा मिलना है, आप क्या करते हैं? उनके लिए प्रोविजन बना लेते हैं पहले ही कि 2% लोगों से या 1% लोगों से मुझे पैसा नहीं मिलेगा। आप ये पहले ही सोच के चलते हैं, और बिजनेस में इसके लिए आप पहले ही प्रोविजन बना के चलते हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अगर आप कोई ऐसा प्रोविजन बनाते हैं तो बिजनेस के लिए हमेशा लॉस होता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक तो हम क्या करेंगे? जो बिजनेस के डेबिट साइड है, डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉस आते हैं, इसको दिखाएंगे। और दूसरा साथ ही साथ जो भी आपकी बैलेंस शीट है दोस्तों, उसमें डेटर्स लिख रहे होंगे। डेटर्स वो लोग होते हैं जो पैसा देते हैं, और आप क्या बना रहे हैं? आप प्रोविजन बना रहे हो, मतलब आप ये सोच रहे हो ये लोग पैसा नहीं देंगे, तो आप डेटर्स में से इन 2% 1% जो भी आपके क्वेश्चन में दिया है, आप उतना अमाउंट माइनस कर दोगे डेटर्स में से। तो अगर ये आपकी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में यहाँ आपकी लाइबिलिटीज है, यहाँ आपकी असेट्स हैं। असेट्स में जो डेटर लिख रहा है, इसमें से लेस करोगे, लेस प्रोविजन, और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया है शोन ऑन द असेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन। और किस में से डिडक्ट करेंगे? जो भी आपके डेटर्स हैं। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट बात करते हैं डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इसके लिए भी रिजर्व बनाते हैं। दोस्तों अभी एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है, जिसमें मैंने और एडजस्टमेंट बनाई है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 10 पे यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ।
तो देखते हैं दोस्तों, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमें पैसा देना है। जैसे दोस्तों हमने एक प्रोविजन बनाया था कि डेटर्स हमें पैसा नहीं देंगे, ऐसे ही बिजनेसमैन भी कभी कभी 1-2% का प्रोविजन बना लेते हैं कि हम भी पैसा नहीं देंगे। बिजनेस को जिसको पैसा देना है, बिजनेस ये कह लेता है कि हम भी 1%, 2% या कोई भी परसेंटेज है उतना पैसा नहीं देंगे, और उसके लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं पहले से ही। ठीक है, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स रेफर्स टू द रिजर्व क्रिएटेड फॉर डिस्काउंट लाइकली टू बी अर्न फ्रॉम क्रेडिटर्स। मतलब जब हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे तो वो भी हमें 1-2% का डिस्काउंट दे देंगे। तो हमारे लिए तो, बिजनेस के लिए तो ये दोस्तों इनकम हो गई, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ लिखा जाएगा? इनकम साइड में लिखा जाएगा। और क्रेडिटर्स हमें जितना पेमेंट करना है उसमें से हम उतना पेमेंट, मान लो हमें 50,000 पेमेंट करना होता और हम कहते कि हम 500 रुपए नहीं देंगे, तो हमें पे कितना करना है? 45,000। तो आप इसी तरीके से दिखाओगे लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि क्रेडिटर्स आपके लाइबिलिटी में आते हैं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आप क्रेडिटर्स लिखोगे, क्रेडिटर्स में से लिखोगे लेस रिजर्व, और आप रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स दिखाओगे। तो मैं लिख रखा है shown on the liability side by way of deduction from sundry creditors। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आई होंगी। एडजस्टमेंट एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इन वीडियोस को। और भी इसका सेकंड पार्ट है, आप उसको भी देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और आपको हेल्पफुल होगा और भी एडजस्टमेंट समझने के लिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।